बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है, अपोजिशन अदम एतमाद के लिए कितनी पुरएतमाद है, हुकूमत के लिए महंगाई का चैलेंज कितना बड़ा है। और अब हमने देखा कि चीनी और गंदम के बाद खाद का एक बहरान है और हुकूमत ये कह रही है कि खाद की कमी नहीं हुई बल्कि उसकी डिमांड में इजाफा होने की वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। हर बहरान को मिसमैनेज करने का इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन हुकूमत पर, और हुकूमत के पास क्या जवाब है। मिनी बजट पास करने के बाद अब हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया है। हुकूमत के पास इस हवाले से क्या जवाब है। सिंध की तरफ अगर देखें तो सिंध में जो अपोजिशन जमातें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज कर रही हैं और वो चाहती हैं कि जो तरमीमी एक्ट है बलदियाती निज़ाम का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वापस ले। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट हमें अदालती सतह पर भी नज़र आई है। साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो को फोरेंसिक कराने का अब हमें नज़र आ रहा है कि सिलसिला चलेगा। फोरेंसिक एजेंसीज कौन सी हैं, अदालत ने वो हुकूमत से मांग ली हैं। अगर ये मामला किसी हतमी नतीजे की तरफ बढ़ता है तो उसका हमारे सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में कुछ उस पर भी बात करेंगे जी। और आखिर में आपको ये भी बताएं कि कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान में बड़ी ख़राब होती जा रही है। 35% तक मुस्बत केसेस की शरह कराची में रिपोर्ट हुई है, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट शरह है। लिहाजा SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत कोई ख़ास हमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती किसी भी सूबे में। SOPs पर अमल ज़रूरी है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं जी। हमें ज्वाइन करें लाहौर से सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक़ गवर्नर है पंजाब के। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं शेख फ़याज़ुद्दीन साहब, रानवा मुस्लिम लीग नवाज़ के। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे जी प्रोग्राम में। और राजा अमर अब्बास साहब साबिक़ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं जी, वो हमारे साथ हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी खोसा साहब आपसे। खोसा साहब आपसे भी सबसे पहले मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से ही पूछना चाह रही हूँ। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत के लिए मुश्किल क्या है, महंगाई या आपकी जमात ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और जैसे अपोजिशन को इकट्ठा करने की बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी? देखें, हुकूमत की तो कारकर्दगी इतनी मायूस कुन है कि उन्हें किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत है ही नहीं। जितना उन्होंने आवाम को ज़िल्लत और रुसवाई में धकेल दिया है, जो 1 करोड़ नौकरियां देने की बातें कर रहे थे, उन्होंने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की दहलीज से नीचे धकेल दिया है। और जो फरमा रहे थे कि 50 लाख घर देंगे, उन्होंने 50 लाख घर गिरा और बेघर तो कर दिया है। आसमान उनसे छत भी छीन ली है लोगों से, फिर निवाला, रोटी का निवाला भी उनके मुंह से छीन लिया है, जितनी अफरात ज़र है और जितनी महंगाई है। और फिर जो ये वादे करते थे और दावे करते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और IMF के पास नहीं जाऊँगा, वो कशकोल का प्याला तो तोड़ना दरकिनार रहा, वो तो कशकोल का ड्रम लेकर जो है सारी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी उन्होंने गिरवी कर दी है IMF के ताबे करके IMF के पास। ये एक और किस्म का हमारे ऊपर जो है ये फिर साम्राज्य कुव्वतों ने आके उसी तरह किया है जिस तरह ताज बरतानिया ने आकर एक कंपनी खोल कर यहाँ जो है हमारा सारे हिंदुस्तान पर गलबा कर लिया ठीक था। है, अच्छा, तो ये तो पाकिस्तान की तबाही और इन्होंने तबाही और बर्बादी का बायस बने हुए हैं। इनको क्या, आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मैं कौन सी कारकर्दगी इनकी गिनवाऊं? चीमा साहब आपके लिए मुश्किल क्या है? अपोजिशन की कोई हिकमत अमली सामने आती है नहीं आती, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको लगता है कि जो अब हुकूमत के बारे में बात हो रही है कि खुद अपने वजन से गिर जाए, अपोजिशन जमातें वेट कर रही हैं, आपको लगता है कि संभल पाएगी हुकूमत, मईशत को भी संभाल पाएगी, महंगाई का जो बहरान है वो भी कहीं कम होता हुआ दिखाई देता आपको? देखें, ये अपोजिशन जमातें जो हैं वो वेट नहीं कर रही। ये तो जिस दिन हमने हलफ उठाया था 18 दिसंबर 2018 को, ये उस दिन से हमें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, डिसलॉज करने की। और हमें ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, जिनको स्पीच नहीं करने दी गई प्रॉपर। और कोई ऐसा टाइम नहीं जब कोई 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते का टाइम ना दिया। और कोई ऐसा फर्द नहीं है इनमें, वो 70 साल का है या 80 साल का है, औरत है, मर्द है, सीनियर नायब सदर है,
ताहयात कायद है, मफरूर है, इस मुल्क में रहता है। कोई बच्चा नहीं किसी खानदान का या सियासी पार्टी का, कोई नौजवान नहीं कि जिसने टाइम डेडलाइन ना दी हो कि ये इतनी देर बाद गिर जाएगी। अब तो बच्चे ही कोई नहीं है, अब तो सारा टब्बर ही मेरा बार बार झूठे साबित हो गए कि जो भी उन्होंने क्लेम किया वो गलत साबित हो गया, जो भी क्लेम किया गलत साबित हो गया। अब डेफिनेटली ज्यादा मायूस हो गए और कह रहे हैं कि हुकूमत अपने वजन से गिर चले, जाएगी। ये तो अपोजिशन में ना चीमा साहब, ये तो जो क्लेम करते हैं गलत साबित होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत जो क्लेम करती है अगर वो भी सही साबित ना हो और वो दावे भी ना सच हों तो फिर क्या करे? क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपके लोगों ने गेज करनी है, इनकी नहीं करनी। इनके ऊपर सवाल होंगे, लेकिन अभी तो आपका मसला है। आपने सवाल किया है तो मैंने बात कर ली है, मुझे कर लेने की बात। जी जी आपने सवाल यही किया था ना, उसी का जवाब मैंने दिया। मैंने कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट जवाब नहीं जी दिया। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कह रही हूँ आपकी जमात भी दावे करी। जी आप मेरी बात काट रही हैं। मैंने देखें, मैंने आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट जवाब नहीं दिया, मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। जी जी अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि आप कह रहे हैं कि मतलब हमारी परफॉर्मेंस में देखें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कहते हैं कि हमने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये एक ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इसके पीछे अगर कोई लॉजिक हो, अगर इसके पीछे फिगर्स हो, डाटा हो, तो फिर तो समझ आती है। इकोनॉमी स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं चलती। इकोनॉमी जो है ना गंदा मैयर होती है, ना इसको आप कह लें कि इसको इवेलुएट किया जा सकता है, उसके पीछे फिगर्स होती हैं। हमारी इकोनॉमी की 2-3 फिगर सिंपल देख लें कि पिछले साल हमारे तकरीबन को 900 अरब डॉलर की बढ़ गई है ना, अपना 700 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। इस साल 1300 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। अब ये तो हो नहीं सकता कि लोगों की इनकम कम हो जाए, कारोबार खराब हो जाए और 1300 अरब डॉलर यानी तकरीबन कुछ 36% आपके टैक्सेस बढ़ जाएं। फिर दूसरी है कि आपके 2 सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एक आपकी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से दोबारा वापस गई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में 21 अरब डॉलर पे। 21 अरब डॉलर से इस साल हमारी एक्सपोर्ट हो रही है 30 अरब डॉलर हम क्रॉस कर रहे हैं। मतलब हमने 11 साल बाद एक्सपोर्ट बढ़ी है इस मुल्क की। पिछले साल हमने बढ़ाई, इस साल दोबारा बढ़ा रहे हैं। फिर रेमिटेंस जो है ये तकरीबन आप कह लें कि 21 अरब डॉलर पे चली गई थी, 20-21 से घूमती थी, वो 32 अरब डॉलर पे जा रही है, साल 31-32 पे जा रही है। मतलब एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है और हमारी रेमिटेंस भी बढ़ रही है। फिर टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन में तमाम तरह की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। डोमेस्टिक भी बढ़ रही है, ड्यूटी भी बढ़ रही है, जीएसटी भी बढ़ रहा है और आप कह लें कि जो पोर्ट की है वो भी बढ़ रही है। सो हर तरीके से हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। फिर आप ज़राअत को देखें या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, वहाँ पे फिगर सारे पॉजिटिव हैं कि रिकॉर्ड पैदावार हुई। शेख साहब, वो कह रहे हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स 2-3 ही चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट बड़ी हैं, ये सारी चीज़ें तो जाहिर है महंगाई तो है, वो तो एक हकीकत है, लेकिन वही जो पीटीआई का अपना क्लेम है कि हम मईशत में वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो अभी टफ डिसीजंस हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई समर भी मिलेगा आवाम को। चीमा साहब आज कुछ थोड़े से मुझे नाराज़ से महसूस हो रहे थे। मैं बस एहतराम अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं मुकम्मल तौर पे गलत दिए हैं। ये कहते हैं कि फसलें रिकॉर्ड हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, काटन इस साल 74 लाख बेल हुई हैं। मुस्लिम लीग के हुकूमत में 2015 में ये 1 करोड़ 40 लाख बेल्स हुई थी। ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो चीमा साहब मुझे चैलेंज करें। 50% फसल कम हो गई है। गंदम ये कहते हैं रिकॉर्ड फसल हुई है, कहाँ गई है भाई? आपके वज़ीर खुद जो हैं एग्रीकल्चर के, फ़खर इमाम साहब असम्बली के स्टेज पे कहते हैं कि फसल तो रिकॉर्ड हुई है पर गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ, गंदम यहाँ से स्मगल हो गई है। ये स्मगल करने वाले माफियाज इनके दाएं बाएं बैठे। ये कहते हैं खाद हमने पिछले साल से इतने % ज़्यादा की है, तो कहाँ गई है खाद? ज़मीन बढ़ गई है पाकिस्तान की, ज़मीन तो उतनी है, काश तो उतनी हो रही है, लेकिन जो खाद है वो, ये इनकी बात दुरुस्त है कि 10,000 रुपये बोरी इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनके बंदे वो स्मगल कर रहे हैं। और स्मगलिंग कहाँ से हो रही है? KPK से हो रही है। और आपके वज़ीर कहते हैं जी सिंध से ये जो खाद है ये स्मगल हो रही है, तो सिंध का तो बॉर्डर ही नहीं अफ़गानिस्तान से लगता, कहाँ से स्मगल कर रहे हैं? तो झूठ की बुनियाद पे जो ये बातें हैं वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगी और ये झूठ अब कौम पे खुल चुका है। ये 13 ज़िमनी इलेक्शंस में इनको शिकस्त फाश हुई है। जहाँ इनकी हुकूमतें थी वहाँ हार गए हैं और कराची में इनकी हुकूमत नहीं थी तो वाडा साहब की सीट पे इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। अवाम को पता है ये झूठ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये कहते हैं FBR की आमदन बढ़ गई है, ये भी मैं अर्ज़ करता हूँ गलत बयानी है।
जब मुस्लिम लीग की हुकूमत 2013 में आई थी तो जो कलेक्शन थी एफबीआर की वो 18,000 अरब थी, जब हमने छोड़ी तो 38,000, डबल कर गए थे हम। 20% एवरेज जो थी वो इंक्रीज थी। ये बता दें कितनी इंक्रीज हुई है। पिछले साल इनकी 4,000 तकरीबन थी। ये कहाँ से इंक्रीज ले आए हैं? 3 सालों में तो इनको 6,000 अरब से ज़्यादा ले जाना चाहिए थे। जो इमरान खान साहब दावे फरमाते थे कि जिस दिन मैं आऊँगा मैं 8,000 अरब आमदन कर दूंगा एफबीआर की, कहाँ गए? सही। तो ये तो चोरों का एक टोला इकट्ठा हो गया है जो मुल्क को हर तरफ से लूट रहा है। महंगाई की जो बातें आपने की हैं बीबी, इनको तो अंदाज़ा नहीं है। ये तो बड़े लोग हैं, लोगों खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जब बेटे की दवाई नहीं होगी, उसके स्कूल की फीस नहीं होगी, 2 दिन 17,000 जिसकी आमदन है, 1 मिनट मुझे अर्ज कर दीजिए, मैं वापस आपको बताऊंगी उसके लिए जो महंगाई की शरह वो 20% है। राजा आमिर अब्बास साहब, जो गवर्नेंस का मामला है वो कैसे आप देखते हैं? हर तरह से हुकूमत को तनकीद का सामना है, अपोजिशन भी तनकीद करती है, आप मीडिया पे देखते हैं, माहिर मुआशियात भी कहते हैं, उनकी अपनी टीम जो पहले मुआशी टीम में लोग मौजूद थे वो भी अब बाहर बैठ के कहते हैं जी कि पॉलिसी कोई नहीं है, कोई फैसले गलत होते हैं, कोई फैसले देर से होते हैं और कोई फैसले पता नहीं कौन करता है। तो ये गवर्नेंस का सारा मामला आपको कैसे लग रहा है पीटीआई के बारे में? देखिए, गवर्नेंस के हम जो इशू है उसको हम देखेंगे कि जी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और क्या इस मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी दे दी है कि जिसके समरात हमको शायद इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। और नंबर 2, उसके साथ हमने ये भी देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो आईएमएफ की क्लचेस में है। आपको प्राइम मिनिस्टर के 2-4 रोज पहले का बयान याद होगा कि उन्होंने कहा कि जब आप बोरिंग करते हैं इतनी ज्यादा आईएमएफ से तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ती है। देयर इज नो डाउट कि महंगाई बढ़ी। आपने अगर टैरिफ आपका है, आपका इसका इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाया, एलपीजी का बढ़ाया, और ये इसलिए बढ़ा कि आपने वहां से बोरिंग करनी है और बोरिंग करने के लिए दे मेक श्योर कि जनाब आपके कलेक्शन भी हो रही है। नंबर 2, एक ज़हन में ये रखिए कि जो ये इकोनॉमी के ज्यादातर मसाइल हैं, चाहे इंपोर्ट्स के हैं चाहे एक्सपोर्ट्स के हैं। अब जो इंपोर्ट्स की बात हो रही है, इंपोर्ट्स क्यों पिछले दौर में इतनी ज्यादा थी, इन्होंने कम करने की कोशिश की। अब जहां पे अगर आप डॉलर को आर्टिफिशियली उसको मेंटेन करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में इंपोर्ट्स यकीनी तौर पे ज्यादा होती हैं। तो हमने इस हुकूमत ने अब ये देखना है कि क्या उन्होंने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया, क्या उसको नीचे लेके आए। जरा इजाजत दीजिए, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट तो है, खान साहब जो हैं वो हर जगह पे ये कहते हैं कि वो माफियाज का खात्मा भी करेंगे, वो इस्लाहात भी करेंगे, लेकिन 3.5 साल गुजर चुके हैं। तो सिर्फ ज़बानी कलामी कहने से क्या मुल्क आगे बढ़ते हैं? इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे अगर आप देखें तो क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है, कुछ उसका जायज़ा लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा शेख साहब, जो हम हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात तो करते हैं, लेकिन जाहिर है हुकूमतों को कैसे जवाबदेह करना, उसमें अपोजिशन की परफॉर्मेंस भी बड़ी अहम होती है। और अभी आपने सुना कि चीमा साहब कह रहे थे आप लोग बस डेट्स देते रहें, तारीखें देते रहें, लेकिन आप लोग भी एक एजेंडे के ऊपर इकट्ठे नहीं हुए। आपको लगता है अदमे एतमाद की कोई फ़िज़ा बनेगी? अब एक पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च है, आपकी जमात, बाकी अपोजिशन आपको वहाँ जाती हुई दिखाई देती है? जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, अब तमाम पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी हैं कि इमरान खान का जाना यहाँ मुल्क के लिए सबसे अहम है। मुल्क बर्बादी की जिस नहज पे आ गया है, इसको अब वापस लाने के लिए भी बहुत वक्त चाहिए। ये मेरे भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ महंगाई आलमी है, और इमरान खान साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में फरमाया था कि ख़ित्ते में सबसे कम महंगाई जो है पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान तो महंगाई में आज 3रे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो ब्राज़ील में है, फिर तुर्की में, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। मैं ये कहता हूँ कि चलें और काम तो ना करें, गवर्नेंस ही नहीं हो सकती इनसे। ये अभी जो वाक़या हुआ है आपका मरी में, 22 जाने गई हैं, किसकी वजह से गई हैं? इनकी इंतज़ार। मैं आज टीवी पे कल देख रहा था कि DIG इस्लामाबाद के घर चोरी हो गई है। चोरियाँ तो होनी है,
जब लोग भूखे मरेंगे तो वो क्या करेंगे? या वो मेरा घर लूटेंगे या खुदकशी करेंगे। तो भाई ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। इसका जाना मुल्क के मफाद में है, ख्वाह अदम इतमाद से जाए ख्वाह लांग मार से जाए। हम जमहूरी जमातें हैं, हमारे पास बंदूक नहीं है कि हम फायर करके किसी को उड़ा दें। हमने जद्दोजहद करनी है। असम्बली में भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अब सड़कों पर भी जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। और आप देखिएगा तो फैसला कुन काम भी होगा या हम बयान ही सुनते रहेंगे अपोजिशन से? देखें जी, फैसला तो करना मेरे अल्लाह ने है या अवाम ने करना है या असम्बली के अंदर होना है। तो आप देख लें कि इनके जो अपने मेंबरान हैं वो अब इन पे बरस पड़े हैं। परवेज़ खटक साहब का सुन लिया है, नूर आलम साहब का आपने सुन लिया है, और अंदर जो बातें हो रही हैं वो आपके भी इल्म में होंगी, मेरे भी इल्म में ही है कि लोग इनसे अब तंग हैं, इनसे निजात चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे गुनाहों की सज़ा की सूरत में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में आई थी और बहुत हमने सज़ा भुगत ली है। इंशाअल्लाह अब इनके जाने का वक्त आ गया है। सुबह गया कि शाम गया, दिल का जाना ठहर गया। चीमा साहब, ये तो जो क्लेम करते हैं गलत साबित होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत जो क्लेम करती है अगर वो भी सही साबित ना हो और वो दावे भी ना सच हों तो फिर क्या करें? क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपके लोगों ने गेज करनी है, इनकी नहीं करनी। इनके ऊपर सवाल होंगे, लेकिन अभी तो आपका मसला है। आपने सवाल किया है तो मैंने बात कर ली है, मुझे कर लेने की बात। जी जी, आपने सवाल यही किया था ना, उसी का जवाब मैंने दिया। मैंने कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट जवाब नहीं जी दिया। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कह रही हूँ आपकी जमात भी दावे करी। जी, आप मेरी बात काट रही हैं। मैंने देखें, मैंने आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट जवाब नहीं दिया, मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। जी जी, अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि आप कह रहे हैं कि मतलब हमारी परफॉर्मेंस में देखें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कहते हैं कि हमने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये एक ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इसके पीछे अगर कोई लॉजिक हो, अगर इसके पीछे फिगर्स हो, डाटा हो, तो फिर तो समझ आती है। इकोनॉमी स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं चलती। इकोनॉमी जो है ना गंदा मैयर होती है, ना इसको आप कह लें कि इसको इवेलुएट किया जा सकता है, उसके पीछे फिगर्स होती हैं। हमारी इकोनॉमी की 2-3 फिगर सिंपल देख लें कि पिछले साल हमारे तकरीबन को 900 अरब डॉलर की बढ़ गई है ना, अपना 700 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। इस साल 1300 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। अब ये तो हो नहीं सकता कि लोगों की इनकम कम हो जाए, कारोबार खराब हो जाए और 1300 अरब डॉलर यानी तकरीबन कुछ 36% आपके टैक्सेस बढ़ जाएं। फिर दूसरी है कि आपके 2 सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एक आपकी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से दोबारा वापस गई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में 21 अरब डॉलर पे। 21 अरब डॉलर से इस साल हमारी एक्सपोर्ट हो रही है 30 अरब डॉलर हम क्रॉस कर रहे हैं। मतलब हमने 11 साल बाद एक्सपोर्ट बढ़ी है इस मुल्क की। पिछले साल हमने बढ़ाई, इस साल दोबारा बढ़ा रहे हैं। फिर रेमिटेंस जो है ये तकरीबन आप कह लें कि 21 अरब डॉलर पे चली गई थी, 20-21 पे घूमती थी, वो 32 अरब डॉलर पे जा रही है, साल 31-32 पे जा रही है। मतलब एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है और हमारी रेमिटेंस भी बढ़ रही है। फिर टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन में तमाम तरह की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। डोमेस्टिक भी बढ़ रही है, ड्यूटी भी बढ़ रही है, जीएसटी भी बढ़ रहा है और आप कह लें कि जो पोर्ट की है वो भी बढ़ रही है। सो हर तरीके से हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। फिर आप ज़राअत को देखें या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, वहाँ पे फिगर सारे पॉजिटिव हैं कि रिकॉर्ड पैदावार हुई। खोसा साहब, जो एक और बात हमें नज़र आ रही है वो अदम एतमाद के लिए ज़ाहिर है आपको क्या नंबर गेम, क्योंकि आप नून लीग कहती है जी कि जब पीपल्स पार्टी अदम एतमाद कह रही थी वो वक्त ठीक नहीं था। अब आपको लगता है कि ये वक्त ठीक है? अगर वो आती है अदम एतमाद की बात और नवाज शरीफ साहब की तरफ से गो अहेड भी मिल गया नून लीग को, मौलाना साहब पहले ही बड़े डेस्परेट थे कि होनी चाहिए अदम एतमाद, तो आपको लगता है कि होगी अदम एतमाद अब? देखिए, मुझे तो अदम एतमाद, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदम एतमाद करके इसको निकाल के, इस वक्त जो है पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो गया है। इस वक्त कोई गवर्नमेंट के काबिल कोई भी हुकूमत, ना पीपल्स पार्टी लेने को तैयार है ना नून लेने को तैयार है। जितना इसने मोहतरम नवाज इमरान खान साहब ने जितनी तबाही और बर्बादी ला के खड़ी कर दी है, ये इररिपेयरेबल लॉस है पाकिस्तान के लिए, एक नाकाबिल तलाफ़ी। इसकी तलाफ़ी भी करना बड़ा मुश्किल है। जिस ये भंवर में धकेल के पाकिस्तान को लाके इसने खड़ा कर दिया है, इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा दोबारा इसको अपना सही रेल पर लाने के लिए। लेकिन मुझे बताएं कि पहले तो ये है कि अदम एतमाद जब तक दाएं बाएं से फ़ोन आते रहेंगे, अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती है।
अब यहाँ भी जितना बुलडोज करके जिस तरह से मिनी बजट को पास करवाया गया है और जिस तरह से उसी की आड़ में जो स्टेट बैंक के जो है बिल को भी पास करवाया गया, उसमें भी तरमीम की गई हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो है ये कड़वी गोली जो खाई है, जो जहर की जो कड़वी गोली MQM ने खाई है, ये जानते हुए कि आवाम पर जो है 350 अरब के जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं, उसका जो एंसिलरी टोटल जो नुकसान वो होगा 600 अरब के करीब आवाम पर जो है बोझ आएगा। ये कोई बर्दाश्त कर सकती है सियासी जमात? इसी तरह PMLQ को ज़रा देख लीजिएगा, क्या वो चाहेंगे कि इस डूबती हुई कश्ती में भी अपने आप को डबो दे? करीब से देखते हैं सारे सियासी मामलात को भी, और फिर यही चीज़ें जाके अदालतों में भी आप लोग केस भी लड़ते हैं, सियासी जमातों के लोगों के भी, हुकूमतों के लिए भी, नैब का आप हिस्सा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि माफियाज़ की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो नहीं हो सकती। अब वो खुद आए थे और उनका ऐलान और एजेंडा भी माफियाज़ के खिलाफ ही था, तो फिर वो रिफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि माफियाज की वजह से किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको एक बहुत गहरी जर्ब लगती है, और उन माफियाज को डील करना और उनको टैकल करना कोई ऐसा नहीं होता कि आपने एक कोई ऐसे बटन ऑन किया और माफियाज को कंट्रोल कर लिया। दुनिया भर में जो माफियाज होते हैं को कंट्रोल करने के लिए आपको एक जंग लड़नी पड़ती है, और जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो जंग ऐसी नहीं कि आपने 1 साल 2 साल में उस पर काबू पा लेना है, क्योंकि इतनी गहराई में ये माफिया अंदर जा चुका है कि इसको अब इरेडिकेट करना इट्स नॉट अ मैटर कि आपने सिंपली, हाँ उसमें ये है कि खान साहब को अपनी वो टीम जो माफिया से, खान साहब तो नहीं लड़ेंगे ना, उसके लिए टूल्स होते हैं। माफिया से लड़ने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा टूल है वो अकाउंटेबिलिटी का और अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का है, लेकिन वहां पे हमने देखा कि पिछले 3-4 साल में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस वहीं का वहीं, अभी खाद की इंक्वायरी हुई थी, फिर शुगर की हुई थी, हमें नजर नहीं आया कि जो उस ब्यूरो ने, नैब ने कोई ऐसा एक्शन लिया हो कि जिससे ये नजर आए कि जी माफियाज को, लेकिन मौजूदा हुकूमत एटलीस्ट डिटरमिन्ड है कि उन्होंने माफियाज के खिलाफ लड़ना है, और ये लड़ाई अगर जारी रहती है और उनके प्रेशर में आके खत्म नहीं होती। हम एक और ब्रेक शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में। जब वापस आएंगे तो जो अहम केसेस हैं जो जुड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि क्या सारी ज़िंदगी के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये भी एक बहस हो रही है। तो राजा साहब की मौजूदगी का और खोसा साहब की मौजूदगी का उससे फ़ायदा उठाएंगे जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीमा साहब, आप क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, सियासी वर्कर हैं, सो मुझे ये बताएं, आप तो इकॉनमी के वो डिजिट्स बता रहे हैं, महंगाई डबल डिजिट्स में चली गई है, चीनी का बहरान था, गंदम का बहरान था, अब खाद का बहरान है। मतलब आम आदमी आपकी बात सुन रहा है ना, उसको बताइए कि कैसे आप ये दावा करते हैं कि ये 2-3 चीज़ें देखने से आप समझें कि मुल्क बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। ये बात आपकी ठीक है। महंगाई में आपकी 90% एनर्जी में, आप कह लें कि एनर्जी इंपोर्ट, आप इंपोर्टेड एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, और एनर्जी में आपकी जो आपके LNG 400% बढ़ गई, इंटरनेशनल कीमत उसकी, तेल की दुगनी बढ़ गई, कोयले की 250 गुना बढ़ गई, 250% बढ़ गई। जब आपकी एनर्जी इंपोर्टेड है तो इंपोर्टेड एनर्जी में हम सिर्फ ये करते हैं टैक्स कम कर लें या आप पहले टैक्स ज्यादा कर लें, वहाँ ये करते हैं। वहाँ पे कभी भी किसी भी दौर में सब्सिडी नहीं दी जाती, टैक्स कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। वो हमने टैक्स कम अज कम किए, लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ है क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई है एनर्जी की, यहाँ भी महंगाई हुई। जो आप पहले खाने का तेल महंगा हुआ, ये भी हम चूंकि इम्पोर्ट करते हैं 70-80% वो महंगा हुआ, एक मसला बना। फिर आपने खाद की एक बात की, वो खाद के हवाले से ये है कि जी हम DAP तो यहाँ पे थी लेकिन महंगी थी, पूरी दुनिया में महंगी हुई है, हम तकरीबन 70% इम्पोर्ट करते हैं। हमने उसकी 1000 रुपये सब्सिडी दी, लेकिन 1000 रुपये सब्सिडी देने के बावजूद भी किसान को महंगी पड़ती है, बट उसकी प्रोड्यूस भी महंगी हुई। दूसरी तरफ से देखिए यूरिया खाद, तो यूरिया खाद दुनिया में हम बेचते हैं 1780 रुपए, 68 रुपए की, दुनिया में इसकी कीमत है 10,000 रुपए बोरी। 10,000 रुपए की बोरी जो है हम अपने किसान को दे रहे हैं 1800 रुपए की बोरी।
पिछले साल हमने 5.1% खाद ज्यादा पैदा की है। यहाँ पे आप कह लें कभी 53 लाख टन से लेके 60 लाख टन मैक्सिमम कभी बिकी है। पिछले साल बिकी है 63 लाख टन हमने दी है किसान को। लेकिन 63 लाख टन देने के बावजूद भी खाद की किल्लत थी। किल्लत की वजह यह है कि फसलें महंगी हो गई हैं, उनको ज़रूरत ज़्यादा है, वो मांगते ज़्यादा हैं। शेख साहब, कुछ अहम केसेस जो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी शायद उस सूरत हाल में हमें नज़र आती है, वो अदालत में है। आप कैसे देखते हैं साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो का अगर फोरेंसिक होता है, जो एक तासुर है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार पूछ रही है कि ये तासुर कैसे बन गया कि अदालतें इस तरीके से वो उनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस होता है। आप समझते हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है ये तासुर ख़त्म होना? मैं समझता हूँ कि अदलिया का आज़ाद होना पाकिस्तान में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आखिरी जो वसीला होता है इंसाफ का वो अदलिया होती है। लेकिन साकिब निसार के दौर में जो कुछ हुआ वो मैं समझता हूँ कि अदलिया की तारीख़ में स्याह तरीन बाब है, और इस बाब का जो इसका बैकग्राउंड है इंशाअल्लाह ये खुलेगा। कुछ खुल रहा है, कुछ खुलेगा। और अगर जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वो उनका ऑडियो है उनका फोरेंसिक कराने का हुक्म दे रही है, तो इंशाअल्लाह सब बातें खुल जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो उसने तनख्वाह नहीं ली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ये इंसाफ है? और डिस्क्वालिफिकेशन भी ताहयात। और जो शख्स फॉरेन फंडिंग में इन्वॉल्व है, अरब करोड़ों रुपए का जो फ़र्क है वो सादो कमीन हो गया है। क्या इसको इंसाफ कहते हैं? तो इंसाफ तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी होना है और आखिरत में भी होना है। इस कौम को जो धोखा, जो जुल्म साकिब निसार के वक्त में हुआ है, उसका इजाला इंशाअल्लाह अवाम भी लेंगे, खुदा भी लेगा, और अदलिया में भी मुझे यकीन है कि ये मामलात खुलेंगे तो हम इंसाफ के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह। और मियाँ साहब वापस भी आ रहे हैं। मियाँ साहब को देखें, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती राय है, उनको वापस उस वक्त तक नहीं आना चाहिए जब तक ये यकीन ना हो जाए कि इंसाफ मिलेगा। वैसे जहाँ तक उनका अपना इरादा है वो डिटरमिन है इस बात पे कि वो इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे। जेल जाना उनके लिए नई बात नहीं। आपने भी देखा होगा कि पिछले दफ़ा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के एयरपोर्ट से सीधे जेल गए थे, सिर्फ इसलिए कि लोग ये ताना ना दें कि मुस्लिम लीग का जो सदर है या उनका जो कायद है वो गायब है। तो वो फिर भी आएंगे, यकीन है। मेरी ज़ाती राय वही है कि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब का जो इदारा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये जितने केसेस हैं इनके कोई बुनियाद नहीं। ठीक है राजा साहब, एक बार फिर हम देखते हैं हुकूमती वजीर कह रहे हैं जी कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो जेलों में होंगे। तो नैब का मामला तो मुझे लगता है वैसा का वैसे ही रहेगा। और ये साकिब निसार साहब की ऑडियो का जो मुबैना ऑडियो का जो मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पेशरफ्त आप समझते हैं कि इस पर होनी चाहिए? किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारे मुल्क में ऑडियोस जो सी हैं और वो भी जुडिशरी की साइड से आ रही हैं। और आपको याद होगा इससे पहले एक ऑडियो आई थी जिसकी बेसिस पे आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस और बीबी साहिबा के केसेस टेक्ना वाले और मलिक कयूम साहब की ऑडियो लीक हुई थी, और उसकी बेसिस पे काफी उस केस को खत्म किया गया और मलिक कयूम साहब फारिग भी हुए। अब इस ऑडियो की जो बात है, इसको अगर अदालत समझती है कि वाकई ही इसका फोरेंसिक होना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसका फोरेंसिक होना चाहिए। और फोरेंसिक कराए हुकूमत या अटॉर्नी जनरल से उन्होंने नाम पूछे हैं। और फोरेंसिक के बाद अगर ये चीज आती है कि जनाब ये तो एक फेक और फैब्रिकेटेड ऑडियो थी, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये देखा जाएगा कि ये ऑडियो लीक करने का मकसद क्या था और इसका बेनिफिशियरी कौन था। कि एक जेली ऑडियो लीक और उसके साथ दूसरा केस चल रहा है वो एफिडेविट वाला राना शमीम साहब को जी। और अगर ये साबित हो जाता है कि ये दोनों जो उनसे हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ऑडियो जेन्युइन नहीं है, तो फिर यही तस्वर किया जाएगा कि उन केसेस पे असरअंदाज होने के लिए जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप बात कर रहे हैं पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका नुकसान ना सिर्फ इसको केसेस पे होगा, और इसका फायदा अगर होता है, अगर ये जेन्युइन है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये केसेस फौरी तौर पे रिमांड होने चाहिए। जो अदालतों में अब इस वक्त सिचुएशन है, खोसा साहब एक आखिरी आप मुझे आखिरी अगर एक कमेंट उस पर भी दे दीजिए कि ये जो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो है, आपको लगता है कि ये अहम एक पेशरफ्त हो सकती है अगर इसके बारे में तहकीक हो जाए और तयन हो जाए कि वाकई अदलिया
कहीं पे किसी के इन्फ्लुएंस में आके सियासी फैसले करती है? देखें, यकीनन होगा, और मेरा ख्याल में ये एक दफ़ा हतमी इसका मंतकी अंजाम होना चाहिए। जब रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को एक एहतसाब बेंच ने हुकूमत वक्त, उस वक्त की हुकूमत वक्त की डिक्टेशन के ताबे होकर जो है उनको सज़ाएँ दिलवाई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में वो टेपें चलाई थी, और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करके 3 जजेस को घर जाना पड़ा था। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका बिल्कुल मंतकी नतीजे अंजाम तक पहुँचना चाहिए, और अगर ये साबित हो जाता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हिदायत और हुक्मनामे पर एक मुल्क के साबका वज़ीर आज़म सिटिंग या गवर्नमेंट को जो है टॉपल करके इस अंदाज से सजाएं की गई हैं, तो इससे तो ये बदतरीन फैसिस्ट डिक्टेटरशिप है। ये जमहूरियत की आड़ में और अदालती निज़ाम पर भी हर्फ आता है, और मैं समझता हूँ सारा आपका आईनी ढांचे को पर भी ये असरअंदाज होती है ये बात, ताकि अपने अपने हदूद व कयूद के अंदर रहते हुए सभी इदारों को काम करना, यही रूह है हमारे इमरानी मुआहदे की, जिसको आइन कहते हैं। और आवाम का जो है ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान इस तरह तरक्की तो दूर की बात है, चल ही नहीं सकती है अगर इस तरह से लोगों को जो है हुकूमतों से गिराकर और उनको अगर इंसाफ के ऊपर एतमाद भी आवाम का खत्म हो जाए। हुक्मरान ठीक है, शेख फयाजुद्दीन साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब और जमशेद चीमा साहब, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। आपने प्रोग्राम देखा, सियासी सूरत हाल का कुछ जायज़ा हमने आपके सामने रखा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।